डीपीपी A1 के आंसर्स लिखा हूँ। तो A1 के आंसर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक लिखना है। तो फर्स्ट का आंसर मुझे डी आ रहा है, सेकंड का आंसर मुझे डी आ रहा है, थर्ड का आंसर मुझे डी आ रहा है, फोर्थ का आंसर मुझे सी आ रहा है, फिफ्थ का आंसर मुझे बी आ रहा है और सिक्स का आंसर मुझे डी आ रहा है। सेवंथ का आंसर इट इज डी और एट का आंसर इट इज डी, नाइन्थ का आंसर इट इज बी और टेंथ का आंसर इट इज डी। तो 11th भी है, तो 11 12 13 14 15 तक 11th का आंसर बी आ रहा है और 12th का आंसर डी आ रहा है। 13 का आंसर अपन को 0.2373 ग्राम आ रहा है, मिलीग्राम आ रहा है। और 14 का आंसर साइन के आंसर सर 13 14 और 15 का। अच्छा ये गिवन क्या है? चलो पीछे भी है सर। ओके ओके। सब्जेक्टिव। अब ये आंसर्स हैं पहले डीपीपी 1 में। अगर आपको डीपीपी 1 में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप अपने आंसर चेक कर लो और कंपेयर करके देख लो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है, अभी बता देता हूं। ठीक है, 14 के अलावा किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट? तब तो बहुत अच्छी बात है। 14 के अलावा और कौन सा? 19 9 क्वेश्चन नंबर 19 भाई 8 तो बोला है किसी ने, ये क्वेश्चन नंबर 9 तो तुम लोग ना चैट पे लिख दो। कभी कभी होता ना कि वॉइस अगर क्लियर नहीं आ रहा होगा किसी का, तो मुझे चैट पे दिख जाएगा। आप चैट पे लिख दो, मैं वो बता दूंगा। चलो, तो किसी को अगर डाउट होगा, 8 लिखा है, 9 अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। मैं पहले 8 बता देता हूँ। हाँ, इतने सारे आ गए, ये तो मैंने गलती कर दी है। तो 13 14 15 नहीं आते, मैंने बोल के गलती कर दी। फिर 2 और 5 भी है, तो 2 और 5 भी है और 12 भी है। बोलो सर। एक्चुअली मुझे अभी मटेरियल मिला नहीं है, तो भैया का जो था ना, मेरे भैया का, मैं उससे सॉल्व करी थी, तो उसमें क्वेश्चन टोटल 20 है। अच्छा ठीक है, एक काम करना फिर तुम, ठीक है, तुम ना ठीक है, तुमको मतलब डीपीपी बता दिया करो तो मैं उसको वो कर लेंगे अपन, है? ओके सर। तो अपन क्या सर करेंगे फिर टोटल क्वेश्चन कितना है इसमें? 15 डीपीपी 1 में? 15। ओके सर। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर किसी को डीपीपी नहीं मिला है तो ऑफिस, लेकिन अच्छा AP3 बैच है तो मे बी पॉसिबल किसी का डी मतलब मटेरियल नहीं आया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से सभी को मैंने लिया है लेकिन मुझे भी नहीं मिला डीपीपी वाला। सर जेई मेन का अभी तक नहीं आया है। ओके ओके, जेई मेंस का अभी तक नहीं आया, नेक्स्ट बैलॉट में होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जेई मेंस वालों का नहीं आया अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ रमेश जी से, अपन मिल जाएगा वो। तो मैं क्या करूंगा कि अपन ऐसे कुछ करते हैं कि कहीं से डाउनलोड करके मैं आपको भिजवा देता हूँ, फिर ऐसे कुछ कर लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी थोड़ा। आप PDF बना के भी दे सकता है। हाँ वही सॉफ्ट कॉपी, मतलब अपन या तो नहीं, लेकिन मेंस वाला तो आया ही नहीं ना, तो अगर जिनका आ गया है उनको तो अपन दे सकते हैं भाई, अपन को तो उसको फोटो निकाल के और भेज सकते हैं। लेकिन मेंस वाले का तो अगर आया नहीं तो अपन उनको कैसे फोटो निकाल के भेजेंगे? तो मैं भेजूंगा उसको, मैं कहीं ना कहीं से कर लेता हूँ, है ना, मैं कर लूंगा कोई बात। अभी अपन क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तुम लोग देख लेना, मेरे पास गिवन है क्वेश्चन। तो मैं शुरू करूं? क्वेश्चन नंबर 1 में एक बात पूछनी थी। बोलो। 16 ग्राम ऑफ O16 8 आइसोटोप भी हो सकता है ना सी? 16 ग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तुम? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 1 तो बेटा गैसियस मिक्सचर ऑफ SO2 एंड CO2 वाला क्वेश्चन है ना इसमें? नो सर।
No, sir. 1 mole of definition mole of represents definition. same number of particles as राइट और राइट फिर राइट, 4 क्वेश्चन नंबर कोई और देख रहा था बाद में। ठीक है, इसमें क्या करूं मैं, एक बार चेक कर ले अपन। 1 मोल बाय डेफिनेशन रिप्रेजेंट्स, सर सारे हाँ। राइट है, बस डेफिनेशन में कार्बन का है ना, इसीलिए वो right बिल्कुल है। बिल्कुल, वो एक फैक्ट हो गया। राइट तो सारे ही है, अपन देख लेते हैं एक बार, ऐसा ना हो कि उसने बोला और मैंने हाँ कर दिया। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 8 ग्राम एग्जैक्टली दिस मच आइसोटोप, तो बाय डेफिनेशन 1 मोल रिप्रेजेंट्स, सही है, 8 ग्राम मींस 1 मोल हो फर्स्ट वाला तो जाएगा। 0.5 हो जाएगा। हाँ 1 मोल है तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल के लिए तो 0.5 हो जाएगा, तो ए वाला गलत हो जाएगा। हाँ सर। बी वाला चेक करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एग्जैक्टली इन 2 ग्राम ऑफ दिस, वो 1 मोल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। हाँ सर। नंबर ऑफ एटम बी सी प्रेजेंट डी इन, तीनों बराबर। हाँ बी सी डी तीनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन इट शुड बी कार्बन 12, इसलिए कार्बन 12 वाला आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड C6H12O6, अ मॉलिक्यूल का मतलब 1 मॉलिक्यूल है ना, 1 मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल का मतलब हो गया 1 मॉलिक्यूल का वेट। और 1 मॉलिक्यूल क्या है अपने पास, C6H12O6। देख भाई, अगर 1 मोल का चाहिए ना तो 180 ग्राम है, तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, बोलो। अरे अपन कुछ नहीं करने वाले यार, ये लिखने वाले हैं। बोलो, बोला था ना मैंने कि जो Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास पीरियोडिक टेबल में गिवन है, अगर उसको ग्राम में लिखो तो 1 मोल का मास है, 1 मोल का मास है, और उसे अगर AMU में लिखो तो 1 मॉलिक्यूल का। क्वेश्चन में अपन को गिवन है ग्राम्स में, तो ठीक है ना, AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, कर सकते हैं ना अपन। 1 AMU इज इक्वल टू दिस मच ग्राम ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अपना क्वेश्चन हो गया भाई, जो तो भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं और अपना काम करते हैं, मल्टीप्लाई करके अपना आंसर बता। इसको अपन ले लेंगे भाई, ये 180 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और नियरली अपना आंसर आ जाएगा। अब बता देना, अपना काम हो गया काम। सबको समझ में आया? This 180 into 1.66 is nearly 300. तो 300 into 10 की पावर माइनस 24, तो इसको 300 को नीचे लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस 2, तो अपने पास नियरली 3 into 10 की पावर माइनस 22 ग्राम। ले भाई क्या, सर ये डीपीपी में से था ना? हाँ डीपीपी क्वेश्चन नंबर 2 था ना। लो भाई, अब 3 भी पूछ लिया है। 3 वाले में गिवन है 39.4 kg ऑफ गोल्ड इज रिकवर्ड फ्रॉम द स्मगलर, मतलब जिसने पूछा था ना उसके यहां से ये रिकवर। द नंबर ऑफ एटम्स रिकवर्ड फ्रॉम हिम, लो भाई ठीक है, अपन को क्या है, नंबर ऑफ एटम चाहिए गोल्ड के, तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो या तो वेट इन ग्राम दे दो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम अपन को गिवन है, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट लिख लेता हूं, मोल्स आ जाएगा, मोल्स आ जाएगा तो Na से मल्टीप्लाई करके एटम बता दूंगा। तो कितना अपन को वेट इन ग्राम गिवन है, 39.4 kg गिवन है, मतलब 10 की पावर 3 कर लेता हूं। और गोल्ड का मास कितना होता है, एटॉमिक मास 197 होता है। लो भाई ये तो हो गया इसके मोल्स। अब अगर किसी के मोल्स गिवन होते हैं तो बताओ उसके एटम कैसे कैलकुलेट करो, कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी का मोल्स गिवन है तो एटम कैसे कैलकुलेट करोगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर, लो भाई नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो मल्टीप्लाई कर लो, ये लो कर दिया मैंने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। लो भाई इतने एटम रिकवर हो गए अपने पास, तो अपन क्या करेंगे, देखिए ऑलमोस्ट 40 के आसपास है, तो मुझे लगता है ये 1/4, ये 200 के आसपास।
तो 2/3 क्या 3/2 कर देते हैं तो 1.5 कर देते हैं। सर आपने 4 क्यों लिखा था? वो ऑलमोस्ट 200 से ये 40 था ना, नहीं ये 5 होगा, तो इसको 40 अज्यूम कर लेता हूँ, इसको 200 अज्यूम कर लेता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है, ये भी थोड़ा छोटा है, तो ठीक है चलेगा। तो 6/5 के जैसे आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास 6/5 आएगा, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ 6/5 इंटू 10⁻23 आ रहा है, ये 10⁻3 है, मतलब 26। बताओ क्या करें, किसी को डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर 4, 5 की बात करनी है। सर एक सर फोर्थ वाले में एक डाउट था, मतलब बोलो। क्वेश्चन नहीं सर, मतलब आपने इससे पहले जो शीट होमवर्क में दी थी ना, उसमें यही सेम क्वेश्चन था, उसका आंसर आपने डी बताया था, हाँ और शीट में भी आंसर डी दिया है, लेकिन यहाँ पे हाँ आप सी बता रहे हो। हाँ, तो सर ऐसा इसमें लिखा हुआ है 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन, इसमें लिखा हुआ 1 ग्राम ऑफ, जबकि आपके शीट में लिखा था 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम। बोलो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बता Yes, दो। sir. डिफरेंस हाँ? सब बताओ ना क्या डिफरेंस है इसमें। अरे बताया हाँ, ना, सर। 1 ग्राम ऑफ सोडियम आयन, इसका मतलब 1/23 मोल्स, 23 उसका मास है सोडियम का, और अगर लिखा होता 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो ग्राम एटम तो 1 मोल ऑफ सोडियम होता है। यस ये बताया ना तुमने, क्लास में पढ़ा ना। यस सर। तो फिर दोनों के लिखने में तरीका है, अगर आपने सोडियम एटम लिखा, बाद में आया एटम, तो वो 1 ग्राम गिवन था, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। लेकिन अगर 1 ग्राम एटम गिवन है और बाद में सोडियम लिखा, पहले एटम गिवन है, तो फिर वो 1 मोल होता है। तो देखना 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन, आयन आपने बाद में लिखा, तो मेरे पास इसके मोल्स कितने होंगे? 1/27. और अगर आपने 1 ग्राम आयन ऑफ एल्यूमिनियम लिखा तो 1 मोल ऑफ आयन। 1 mole. लो भाई, दोनों में डिफरेंस है ना? यस सर समझ। पहले बताया था मैंने, और अभी तो आप जो भी पूछोगे मैं बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनिशियली एक बात को ध्यान रखना, एक बार आपको समझ में आना शुरू हो गया ना कि अच्छा सर ये बोलते हैं तो मुझे ये समझना होता है, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता सेलेक्ट होने से। इसलिए कोई भी पार्ट है ना, अगर आपको थोड़ा भी हेजिटेशन होता है आप पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर। अब हाँ बोलो, बोल। सर एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू 6.022 into 10⁻23 होता है, तो फिर आप कभी कभी 6 कैसे लेते हो, मतलब कैसा पता चलेगा कि 6 लेना है? तो अरे यार एक बात बता, 6.022 है, इसको मान ले मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 को मल्टीप्लाई कर लो ना, ये बहुत छोटा नंबर आएगा, ओके सर। तो नियरली हो गया ना, अपन 6 ले लेंगे कैलकुलेशन। अब अपन कहेंगे देख भाई, अगर मैंने 6 to 18 किया है ना, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन को पता रहेगा कि भाई ये कितना आना चाहिए, तो अपन 108 ना, हाँ सर. तो अपन Yes, कहेंगे sir. देख भाई, मैं अपने आंसर को नियरली, अब इसमें मान लो ऐसे करता और फिर 18 करता, तो हाँ 109 के आसपास आ जाता, और क्या, लो भाई इतना ही तो आता। तो अगर कोई आंसर 108 भी गिवन है ऑप्शन में, 108 से थोड़ा सा ज्यादा गिवन है, उसको टिक कर लेते हैं, क्या फर्क है। सर अगर हमें इसके ये जो 108 और 108.9 इसके बाद भी और बहुत कैलकुलेशन करना हो तो फिर 108.5 लेना पड़ेगा, हाँ, वरना वो आगे के आंसर में वो डिफरेंट आ जाएगा, हाँ, 1-2 हाँ, यूनिट का डिफरेंस आ जाता है। नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा। अपन तो फाइनल कैलकुलेशन में कर रहे हैं, ये लास्ट में फाइनल कैलकुलेशन में, बीच में कहीं कैलकुलेशन करते ही नहीं। आपने देखा होगा मैं लास्ट में ही कैलकुलेशन करता हूँ, वो वैसे ही डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में रखता हूँ लास्ट,
लास्ट में जाके कैंसिलेशन करता हूँ। मैं कभी कोई कैलकुलेशन नहीं करता कि पहले कैलकुलेट कर लो बाद में कुछ करना है। अगर कोई नंबर मेरे पास ऐसे आया ना कि भाई 2/68, मैं ये भी कैंसिल नहीं करता। अगर मोल्स ऐसे आए तो फिर मैं ऐसे करता हूँ, मतलब यहां मैंने इसको 2 को भी कैंसिल नहीं किया, मैं नहीं करता कैंसिल, मैं लास्ट में जाके करूंगा। मुझे पता है कि 12 से थोड़ा ज्यादा आएगा, मैं 68 है, मैं उधर उधर करके अपना आंसर बता, मैं पहले कैलकुलेशन करते ही नहीं कि वहां कुछ आ गया सर डेसिमल के नंबर में, फिर मैंने वहां भी राउंड ऑफ किया, इधर भी राउंड ऑफ किया। क्यों करूंगा, एक ही बार करूंगा ना। तो देखना मैं कभी कैलकुलेशन नहीं करता, मैं कैलकुलेशन हमेशा लास्ट में करता, अनलेस की ऐसा कैलकुलेशन ना हो कि अब भाई 8/2 है तो कर ही दो ना सर, क्या प्रॉब्लम, 1 मतलब 4 ले लो। वरना अगर थोड़ा भी डेसिमल फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं कैलकुलेशन कभी नहीं करता, मतलब पूरा केमिस्ट्री में देखें। 5 में अपन को गिवन है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, 0.5 मोल। So number of atoms present in 0.5 gram atom of nitrogen is same as, तो नाइट्रोजन के 0.5 ग्राम 0.5 मोल्स गिवन है अपन को फिफ्थ वाले में, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.5। क्यों, अपन को गिवन है 0.5 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, मतलब 0.5 मोल्स, अपन को पता। अब अपन को ये चेक करना है क्वेश्चन नंबर 5 में कि मेरे पास 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। अपन से क्वेश्चन कहा है कि भाई बताओ चारों ऑप्शन में से किसके 0.5 मोल्स के बने। 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये तो एटॉमिक मास के बराबर है 1 मोल। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो अपन कहेंगे अच्छा ओ गैस मतलब ओ एटम की बात कर रहे हो, आप आपने ब्रेक कर दिया, ऑप्शन लिखोगे तो O2 ऑप्शन करता है। तो अपन क्या करेंगे, O2 मतलब अच्छा ऑप्शन गैस है तो अपन को एयर के जैसे ही अपन को O2 अज्यूम करना पड़ेगा। तो लिखो ना मतलब कितने एटम्स, तो या तो आप ऐसे कर लो, ये ए ऑप्शन में तो 24 डिवाइड बाय 24 आ गया तो बना, बी ऑप्शन में 8 बाय ऑक्सीजन गैस है तो 32 हो गया और इज इक्वल टू आ गया 1/4 आ गया। सी ऑप्शन में मेरे पास आ गया क्या 32 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 1 आ गया, और डी ऑप्शन में मेरे पास मोल्स आ गया 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसमें तो 1 मोल है। अब इसमें क्या था, अब एटम की बात करते हैं, ये मोल्स हैं, ये मैग्नीशियम एटम हो गए, ये ऑक्सीजन के मोल्स थे तो एवोगाड्रो नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, वो इसलिए क्योंकि O2 की बात चल रही है ना, यहाँ पर Mg मोनोटोमिक, यहाँ पर मोनोटोमिक, यहाँ पर मोनोटोमिक, तो यहाँ पर Na/1, यहाँ पर Na/1, सबके एटम कैलकुलेट कर लिया, अपन को पता है 0.5 मोल्स इसी में आ रहा है, हो गया। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू 1 ग्राम हो जाएगा। सर अगर वही मतलब उसी 5th क्वेश्चन में अगर नंबर तेरी आवाज नहीं आ रही, माइक क्वेश्चन नंबर 5th में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने बोलते तो कर दिया ना, ये वही तो अपन ने क्या किया भाई, आपने कहा इसमें नंबर ऑफ एटम ही तो कैलकुलेट किया, इसके एटम कितने हो गए Na एटम, इसके एटम कितने हो गए Na/2 एटम, समझा 6th वाला। तो 1 ग्राम ईच हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अपन को पता है ना कि भाई मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट, ए ऑप्शन में है N2, तो दोनों का 1 ग्राम है, मतलब 1 ग्राम है, इसका मतलब है मैं N2O के ये मोल्स हो गए, तो N2 मतलब 28 + 60 34 तो 44, और इसमें आ जाएगा अपने पास CO के लिए आ जाएगा 1/20। अब इसके मोल्स अलग अलग आ रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स तो अलग होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के लेवल पर सिर्फ एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना, एटम थोड़ी पूछा, मॉलिक्यूल पूछा, तो सिर्फ Na से मल्टीप्लाई करना है, जिसके मोल्स बराबर होंगे उसके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। बी में चेक कर लो, बी वाले में गिवन है अपन को N2 इज 1/28 और CO इज 1/28, लो भाई अपना आंसर आ गया बी वाला। सी वाले में लिखूंगा तो 1/40 दैट इज N2 ना, तो N2 will be equal to 1/44 and CO2 is also equal to 1/44.
ये तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आंसर अपना डी आ रहा है। ये मैंने मॉलिक्यूलर मासेस लिखे हैं N2 है और 44 CO2 का भी मॉलिक्यूलर। 8th वाला, 8th वाले में आपने कहा है मुझसे फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली मैच विद द एटॉमिसिटी पूछा है। ये बताओ एटॉमिसिटी तो अपन को पता है, नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, इन अ मॉलिक्यूल, दैट इज एटॉमिसिटी। तो P4 का एटॉमिसिटी 4 एटम है तो 4 हो गया। HNO3 का एटॉमिसिटी 5 हो गया। 3 ऑक्सीजन एटम, एक नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन। N2H4 का एटॉमिसिटी 6 हो गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। और H2SO4 का एटॉमिसिटी कितने हैं? 2 हाइड्रोजन तो 3 और 4 7 हो गया, 7 हो गया। लो भाई हो गया। दैट इज दैट। एटॉमिसिटी मैंने आपको क्लास में बताया, आपके नोट्स में भी होगा। वैसे आपके नोट्स में तो सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की है, फिर आप 12 की बात कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप एक बार देखो ना क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से ऑब्जर्व करो ना क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 12 is the number of F negative in 2.5 gram of AlF3 is। देख भाई AlF3 में 1 Al है और 3 F नेगेटिव, ये है भाई। तो ठीक है, इसके नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर 2 होता तो ठीक है, 2 ये होते और 6 ये होते। अगर 3 होता तो ठीक है, 3 एल्यूमिनियम होते और 6 ये हो जाते, 3 3 9 F हो जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं इसका Na लिख लूं तो अगर इसके Na होते तो ठीक है, जितने इसके नंबर होते मॉलिक्यूल के उतने एल्यूमिनियम होते और 3 टाइम फ्लोराइड हो जाते। तो ठीक है, अपन से पूछा है N2.1 ग्राम, बताओ कितने फ्लोराइड आयन हो। तो उसमें क्या, ये मोल्स हो गए और ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। अब ये मोल्स हो गए और ये मॉलिक्यूल्स हो गए। ये अपने पास मोल्स था, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये अपने पास मॉलिक्यूल्स हो गए। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसके उतने ही टाइम्स एल्यूमिनियम होंगे, उसके 3 टाइम अपने एटम्स हो जाएंगे, फ्लोराइड हो जाएंगे। तो कितने फ्लोराइड कितने हो जाएंगे आपको फ्लोराइड, नंबर ऑफ फ्लोराइड। तो नंबर ऑफ फ्लोराइड अपन कहेंगे बताओ मॉलिक्यूल कितने हैं, तो अपन कहेंगे लो 2.1 डिवाइडेड बाय 84 इज मॉलिक्यूल, Na ये इसके मॉलिक्यूल थे। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके 3 टाइम फ्लोराइड होंगे। लो फ्लोराइड कैंसिल कर लेते हैं। 3Na का मतलब हो गया अपने पास 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय कर लेता हूँ 40, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये 20 आ जाता है। तो अपने पास 9/2 और ये एक 10 कैंसिल कर लेते हैं तो 10 की पावर अपने पास 22 आ। So this means 4.5 into 10 to the power of 20 किलोग्राम। ट्वेल्थ के बाद आपने पूछा 13। The mass of half mole of electron in milligram is, ठीक है। तो 13 वाले में मैं कहूंगा मास ऑफ हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये बताओ कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, राइट? यस। तो मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg होता है। तो अब जिसके पास डीपीपी नहीं है ना, मैं सॉफ्ट कॉपी में प्रोवाइड कर दूंगा, बोल दूंगा मैं आज
वो सॉफ्ट कॉपी मतलब निकाल के भेज देंगे 100%। तो मास ऑफ हाफ मोल, तो अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते तो अपन कहते हैं ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 10 -31 एक इलेक्ट्रॉन का मास है, मल्टीप्लाई बाय Na करूंगा तो 1 मोल का मास हो जाएगा केजी। तो हाफ मोल का कितना होगा, तो कहेंगे 2 से डिवाइड कर दो, 1 मोल उतना होता है, हाफ मोल का मास ये हो गया केजी में। अब केजी को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं मिलीग्राम में, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या करना होता है, मिलीग्राम पूछा है ना अपन से, मिलीग्राम, बिल्कुल मिलीग्राम पूछा है अपन से। तो अपन क्या करेंगे मिलीग्राम के लिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 इंटू Na/2 इंटू केजी को कन्वर्ट किया मैंने, ये तो हो गया ग्राम और ये हो गया मिलीग्राम। तो ये मेरे पास ये लो भाई, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कैंसलेशन करेंगे अपन, तो अब कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, ये मिलीग्राम। तो ये हो गया दोनों मिला के कितना 6 और ये 29 और ये कितना है 31। तो 9.1 इंटू 6/2 इंटू 10 टू द पावर 31 मतलब -2 बच गया। इसको तो कर देता हूँ 3, ये हो गया 27.3 इंटू 10 की पावर -2 मिलीग्राम। तो -2 को 0 वहां शिफ्ट कर देते हैं, ले भैया ये अपना आंसर। अब बताओ सर अगर इसी मतलब अभी कैसे हम लोग ने कैलकुलेशन में Na को 6.10 इंटू पावर रेस्ट टू 23 लिया, वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेशंस करते वक्त मुझे आंसर 0.274 आया है। चलेगा ना, डेसिमल के सेकंड प्लेस तक आपका आंसर ठीक होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। So this is your answer for mass in milligrams of right। अब दूसरा चेक करते हैं अपन, अपने पास गिवन नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अब एक बात देखो, मेरे पास अमोनिया है, अगर अगर एक मॉलिक्यूल है तो 1 नाइट्रोजन एटम है और 3 हाइड्रोजन एटम है एक मॉलिक्यूल में। तो अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो अपन कहते हैं 2 नाइट्रोजन एटम हो जाते हैं, 6 एल्यूमिनियम हो जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है। तो मास गिवन है, कैलकुलेट कर लो कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके। जितने मॉलिक्यूल्स होंगे ये उतना ही टाइम नाइट्रोजन है, उतना ही टाइम 3 टाइम हाइड्रोजन है। ये अपन कहेंगे टोटल एटम कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स ऑफ जितने अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे उसके 4 टाइम टोटल एटम प्रेजेंट होंगे। कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये वाला क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। 1.4 डिवाइडेड बाय, अपने पास 14 गिवन है, दैट इज कितना 4.25। तो 4.25 डिवाइडेड बाय 70, ये इसका मॉलिक्यूल मास, ये इसके मोल्स हो गए, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो 4.25 डिवाइडेड बाय 70 मल्टीप्लाई बाय Na कर लेते हैं मॉलिक्यूल्स। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बाद अपन को नंबर ऑफ मोल्स किसे मॉलिक्यूल्स आ गए, बस यही तो बताना है अपन को, मॉलिक्यूल्स ही तो बताने थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, अच्छा नंबर ऑफ एटम बताने, नंबर ऑफ एटम कितना होगा, तो अपन कहेंगे जितने मॉलिक्यूल्स है ना इसमें टोटल 4 एटम होते हैं तो उसका 4 टाइम एटम होगा। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ NH3 will be in NH3 will be equal to कितना हो जाएगा 4.25 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय Na मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं। तो इसको अगर चेक करेंगे तो 16 25 17 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, 4 भी कैंसिलेशन, तो सीधा Na आ गया अपना आंसर। आंसर कम्स आउट टू बी 6.023 into 10 to the power of 23 आ रहा है मेरा आंसर। तो क्या बोल रहा है, अच्छा ये बोल रहा है कि आप इसको ऐसे लिखो, मतलब इस आंसर को आप ऐसे लिखो। तो अपन कहेंगे कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा
डेसिमल के सेकंड प्लेस अगर इंटीजर 0.023 6 हो गया। लो भाई मतलब उन्होंने x की वैल्यू पूछी है। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन पढ़ के देखो, उसने वही तो कहा था कि x की वैल्यू बताओ, डिटरमाइन x, है ना। अब अपन कहेंगे हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 15 भी पूछा है। A gaseous mixture contain oxygen and sulfur dioxide, ठीक है भाई, O2 है और SO2 in the ratio of 1:4 by mass, therefore ratio of their respective molecules। हाँ तो ठीक है ना, मॉलिक्यूल पूछ रहे ना, मास रेशियो गिवन है, तो अपन कहेंगे देख भाई इनका वेट ऑफ O2 ये है और वेट ऑफ SO2 मुझे गिवन है 1:4। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कैलकुलेट कर लेता हूं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट को डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर वेट से, तो ये हो जाएगा 1/32, क्योंकि 32 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, और ये हो जाएगा 1/64, 4/64, 64 इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ। ये मॉलिक्यूल का मोल्स का रेशियो आ गया। अब मॉलिक्यूल्स का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले अपन कहेंगे, पहले मतलब इसमें मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए Na से ही तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ये मोल्स था है, ये मोल्स है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल टू जितने उसके मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय Na कर लो, और मॉलिक्यूल ऑफ SO2 कितना है, तो मॉलिक्यूल ऑफ SO2 विल बी इक्वल टू कितना होगा, जितने उसके मोल्स हैं उसको भी Na से मल्टीप्लाई कर लो, ये 4/Na आ जाएगा। Na तो कैंसिल हो जाएगा रेशियो में, तो अपने पास मॉलिक्यूल का रेशियो कितना है, 1/32 इंटू 64 को ऊपर लेके जाते हैं और इधर 4, तो ये तो 2 टाइम्स आ गया, तो ये 1/2 आ रहा है मेरा। 1/2 का मतलब 0.5 आ गया अपना आंसर। लो भाई अपना आंसर आ गया 0.5। ये अपने आंसर। डाउट है सर शायद सेकंड से स्टेप ये समझ में नहीं आया। कौन सा सेकंड स्टेप, ये वाला बोलो। 1/32/4/6। ठीक है, तो वेट ऑफ O2 अपन को गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम, और वेट ऑफ SO2 गिवन है 4 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितना होगा बताओ, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे नहीं लिखोगे O2 के, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितना होगा बताओ। तो अपन कहेंगे SO2 को वेट इन ग्राम कितना गिवन है, SO2 का डिवाइड बाय उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखो, तो SO2 के लिए वेट कितना गिवन है 4 और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 64। लो हो गया। रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट है ना वो। कहाँ लिखा रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, वेट रेशियो गिवन है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर से। हाँ सर मास रेशियो, ठीक है सर। मास रेशियो गिवन है, तो मैंने इसलिए तो मास रेशियो गिवन लिखा था कि 1/2 है, तो मोल रेशियो के लिए उसके वेट रेशियो को उनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो वेट को। सर बोलो। सर शायद से ये 15 क्वेश्चन में नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा था ना, नहीं समझा, तो सर प्लीज ये भी एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कौन सा वाला, Sir, sulfur exists in different allotropic forms like S2, S6, and S8, etc. If equal moles of these three forms are taken in separate containers, then the ratio of number of atoms present in them respectively is. इसका नहीं आया मेरा आंसर। रुकना, जो क्वेश्चन तुम मुझसे बोल रहे हो वो क्वेश्चन अपन ने इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में शायद किया हुआ है।
ऐसा मुझे याद है शायद कि जो क्वेश्चन तुमने मुझसे पूछा है वो क्वेश्चन शायद नहीं, शीट में नहीं TPP3 था। में से है वो। ऐसा कुछ था यार, ये क्वेश्चन कहाँ मतलब गया? वैसा ही एक मतलब वैसे ही TPP3 का लास्ट क्वेश्चन। DPP3 का लास्ट क्वेश्चन होता है वो। एक मिनट रुकना है, देखो मतलब तुम लोग सब देखते रहते हो कि आगे भी सॉल्व करते रहते हो। तब 14th क्वेश्चन है। DPP3 का तुम लोग उधर लिखा करो। बोलने में क्या होता है ना, लो भाई आ गया क्वेश्चन भी मिल गया। DPP3 का ना 14 क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, बस आगे पीछे ऐसे मिक्स कर दो। तो आपका क्वेश्चन है कि भाई देखो हमारे पास सल्फर एग्जिस्ट इन 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स है, तो अपन लिख लेते हैं भाई S2 है, S6 है और S8 है। If equal moles of these are 3 are present, तो moles इक्वल मोल्स का मतलब 1 ले लेता हूँ, सबके इक्वल मोल्स ए भी ले सकता हूँ। आर टेकन इन अ सेपरेट कंटेनर, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में ले लिया। ये एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर ले लिया। Then the simplest ratio of atoms present in them respectively. तो अगर मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। मोल्स के मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सबके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। भाई मोल्स को अगर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो एटम के लिए क्या करूं, तो अपन कहेंगे इसके जितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके ट्वाइस एटम हो जाएंगे, क्योंकि ये S2 है। तो अगर एक मॉलिक्यूल होता तो 2 एटम होते हैं उसमें, तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो अपन लिखेंगे 1 into Na into, ये कितना हो जाएगा 1 into Na into, अब इतने मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल में 6 एटम है, तो टोटल एटम इतने मॉलिक्यूल में ये एटम हो गए अपने पास। इसके लिए भी लिख लेते हैं 1 into Na into 8। मॉलिक्यूल्स ये थे, 8 टाइम्स हो गए एटम्स। अब इन सबको 2 से डिवाइड करो, क्योंकि सबसे छोटा नंबर, सभी इवन नंबर्स आ रहे हैं ना ये, तो ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट रेशियो। लो भाई हो गया। अब बताओ, इसमें तो कुछ था ही नहीं। तुम लोग ना एक और क्वेश्चन है। अब बोलो। तू ना एक काम HGS करना, is a रुको रुको। prominent पता क्या होता है, मैंने एक ग्रुप का लिंक भेजा था ना तुमको, जिसमें डाउट ग्रुप का, केमिस्ट्री डाउट ग्रुप का। sir. उस यस सर। उस ग्रुप में डालो ना अपने क्वेश्चन। ये इतने पूछने से अच्छा है कि उस ग्रुप में डालते ना। Okay, sir. उस ग्रुप में अपने क्वेश्चंस डालो, यू विल गेट द आंसर। कोई ना कोई बच्चा आंसर जरूर देता है, अगर कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा, ठीक है। कभी मैं ओरली बोल के दे देता हूँ, कुछ ना कुछ बता देता हूँ। चलो दूसरा बताओ, अगर कोई क्वेश्चन है तो। Sir, HGS is a prominent ore of mercury. How many grams of mercury are present in 464 gram of pure HGS? 400 ग्राम। Sir, but कैसे आया? भाई कैसे आया क्या, ये देखना, HGS बोला तुमने, 464 ग्राम बोल रहे हो, हाँ, ठीक है। अब Hg, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, Hg होता है 200 और सल्फर होता है 32, तो 232 हुआ। 232. हाँ. अब देख, तुमने कहा 232 ग्राम में 200 ग्राम मरकरी है ना, Sir. तो बता 464 में कितना होगा। Okay, sir. हाँ. बोल, समझे ना, मैंने कैसे फटाफट आंसर दे दिया था। यूनिटरी मेथड में थोड़ा सा उसमें पूछना था अपन से, कुछ ऐसे थोड़ा उसमें कैलकुलेशन नहीं था। मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही थी, इसलिए चलेगा ना, मैं भी उससे कैलकुलेट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स मल्टी कैलकुलेट करके मैं उसको कन्वर्ट कर देता कि इसमें मरकरी के मास से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि जितने मोल्स इसके होते उतने ही मोल्स इसमें मरकरी था। अब वेट ऑफ मरकरी चाहिए तो एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर देता। मतलब मैं ऐसे कर सकता हूँ, इसका ग्राम है, ये इसके मोल्स हो गए।
जितने मोल्स इसके होंगे उतने ही मोल्स मरकरी के होंगे, उतने ही मोल्स सल्फर के भी होंगे, क्योंकि इसमें एक एक मोल है दोनों का, सल्फर और मरकरी। तो मोल अच्छा। 2 मरकरी आ गया, कितना हो गया, ये 2। तो वेट ऑफ मरकरी कितना होगा, मोल्स को मल्टीप्लाई करो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मरकरी से। ये मोल्स मरकरी के, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मरकरी से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 200 करोगे, लो आंसर आ गया। 400, हाँ। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसको, मैं डीपीपी नंबर 2 के आंसर्स बता रहा हूं आपको। अब अपन क्या करेंगे ना, डीपीपी नंबर 2 के आंसर्स बताने वाला हूं मैं आपको, और पहले आंसर्स बताता हूं फिर बताता हूं क्या करना है। इसमें डीपीपी नंबर 2 में इवन पे आने में वापस, हाँ डीपीपी नंबर 2 के आंसर लिख रहा हूं। फर्स्ट का आंसर सी है। अगर वो 4 सर, ये वाले नीचे वाले क्वेश्चन में 464 कैसे आया वो तो गिवन था क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन था वो। ओके सर। अभी बताता हूँ कैसे आया, देख पहले इसको लिखते हैं सी, इसका आंसर डी, इसका आंसर सी, फिफ्थ का आंसर होगा मेरा, तो स्टार लगा हुआ है मतलब मोर देन वन ऑप्शन, बी एंड डी। सिक्स वाले में भी स्टार लगा हुआ है मतलब मोर देन वन आंसर, ए एंड सी। और सेवेंथ वाले में गिवन है तुमको, सेवेंथ वाले का आंसर है बी, एट्थ वाले का आंसर है बी, नाइन्थ वाले का आंसर होगा 9, 10 वाले का आंसर होगा 10, 11 वाले का आंसर है 24, 12 वाला इज मैच द फॉलोइंग। तो ए का आंसर होगा मैच द फॉलोइंग में क्यू एस टी, बी का आंसर है पी आर एस, सी का आंसर है एस, और डी का आंसर है 2। ठीक है। और फिर इसमें एक कैम इन्फो भी है, वो कैम इन्फो अपन को पढ़ना होता है। आप मैंने काफी कुछ आपको पढ़ा भी रखा है कैम इन्फो। डिस्कवरीज वगैरह होता है तो कैम इन्फो में आप अपने आप कर भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर डिस्कवरीज होते हैं। तो इसमें 1 का आंसर अपन को दे रखा है कैम इन्फो में, वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 का आंसर अपन को डी दे रखा है, 2 का आंसर अपन को डी दे रखा है, 3 का आंसर अपन को सी दे रखा है, और 4 का आंसर अपन को बी दे रखा है। तो अब ये अपन को आंसर दे रखे हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि इसमें मैं चाहता था कि भाई जैसे काफी बच्चे बोल रहे थे उनके पास डीपीपी नहीं है, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास आंसर्स हैं, आप आंसर चेक कर लेना, ओके सर। है ना। क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना उनके पास डीपीपी नहीं है, तो फिर फायदा क्या, अगर उनके पास डीपीपी नहीं होंगे तो वो तो तभी तो वो पूछ रहा है कि सर ये आंसर कहाँ से आया, है ना। क्योंकि तभी तो वो पूछ रहा है कि आंसर कहाँ से आया, वो 464 कहाँ से आया। तो 464 Yes, sir, कहाँ वो से तो आया, हाँ आंसर वे डीपीपी नहीं। 464 क्वेश्चन नंबर 13 है डीपीपी नंबर 3 का। सर लेकिन आपने 1 और 2 दिया था सॉल्व करने। हाँ दिया था, लेकिन वो किसी ने पिछले साल के डीपीपी सॉल्व कर लिए ना, तो वही तो बोल रही थी वो कि सर मैंने पिछले साल के सॉल्व किया, मेरे पास अभी नए वाले नहीं थे, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अपन रुकते हैं, नए वाले अगर नहीं होंगे तो मैं भेजता हूँ। कुछ करेंगे ना अपन, बोलेंगे ना कि भाई नए वाले डीपीपी दो, अभी के लिए सॉफ्ट कॉपी दे दो अगर नहीं है तो, ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई, तो अब डीपीपी नंबर 2 एंड डीपीपी नंबर 3 नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क डीपीपी नंबर 3 भी है। ओके सर। समझ में आया सबको। अपन बाद में कर लेंगे ना, क्योंकि बाकी बच्चों के नहीं पास नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा सॉल्व करने में, तो वो लोग सिर्फ सुन रहे होंगे ना आराम से बैठ के, तो ठीक नहीं लगेगा। बताओ। यस सर आप दे देंगे फिर सॉफ्ट कॉपी? हाँ क्यों नहीं देंगे भाई, इनिशियली तो दे देंगे सॉफ्ट कॉपी, मतलब अगर नहीं देंगे तो वो
जितना डीपीपी होमवर्क में दिया उतना डीपीपी भेजेंगे वो, कि अगर आपने 3 डीपीपी दिए हैं तो हम 3 डीपीपी या तो सॉफ्ट कॉपी भेजें या 3 डीपीपी का पीडीएफ बना के भेजें, लेकिन वो डीपीपी देंगे तो उसके बाद वो मटेरियल दे देंगे। ठीक है, शुरू करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा, हम लोग का टेस्ट कब होगा? तुम्हारा टेस्ट टेस्ट AP1 और AP2 का टेस्ट तो अभी है। AP1 और AP2 का टेस्ट तो अभी संडे को है। एडीएफ सर ने 20 तारीख बताया था। 20th बताया था। यस सर। 20th तो मे बी पॉसिबल हो, क्योंकि मुझे मतलब ऐसा आइडिया नहीं, लेकिन टेस्ट तुम्हारा भी होगा। सर लेकिन सिलेबस क्या है कुछ? सिलेबस देखेंगे, आता है ना वो सिलेबस भेजेंगे वो अपने को। मतलब ये तो समझो ओके सर। टेस्ट है तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री तो है। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके रखें। अब ये बताओ लास्ट क्लास में अपन ने कहां तक पढ़ा था? सर रदरफोर्ड मॉडल पूरा हो गया था। रदरफोर्ड मॉडल अपना पूरा हो गया था और उसका एप्लीकेशन सर एप्लीकेशन पढ़ा था। एप्लीकेशन बाकी है। एप्लीकेशन बाकी है, तो अपन पहले एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड और रदरफोर्ड अपन एप्लीकेशन पर। अब मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि रदरफोर्ड मॉडल में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो सारा का सारा पार्ट आपको याद है। मैंने कुछ फॉर्मूले भी लिखवाए थे ना तुम्हें यस सर। यस सर। लास्ट टाइम? फॉर्मूले लिखवाए यस थे, सर। काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी, हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, Linear momentum. एंगुलर मोमेंटम और Coulombic कूलम्बिक फोर्स ऑफ, हाँ सर। राइट ना। Yes, कूलम्बिक sir. फोर्स अपन ने लिखे थे, चार्ज के टर्म में भी लिखे थे और मास के टर्म में भी बताया था। अब देखो, अगर अपन को एक बात पता है अच्छे से कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो तुम बता सकते हो इनमें अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा? Attraction. अट्रैक्शन होगा, ठीक है। Attraction. अच्छा बताओ, Attraction. इनमें इनमें अट्रैक्शन से एनर्जी इनकी कम होगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। सर इंक्रीज होगा। बढ़ेगी। अट्रैक्शन से तो कम एनर्जी होगी ना। हमेशा लिबरेट होता है और स्टेबिलिटी होती है। भाई अगर ये पास आएंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा, तो एनर्जी ना इससे तो रिलीज होगी, लेकिन इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। पता थी? अगर दो सेम चार्ज होते तो क्या होता? रिपल्शन होता ना रिपल्शन। यस सर। अगर Yes, sir. रिपल्शन होता तो इनकी एनर्जी बढ़ती, रिपल्शन से हमेशा एनर्जी बढ़ती। भाई अट्रैक्शन तो फेवरेबल कंडीशन है ना, और जो भी फेवरेबल कंडीशन होता है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है। जो भी फेवरेबल कंडीशन होता है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ती है। जब ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इनकी एनर्जी कम होगी। मतलब अगर इनकी एनर्जी 10 किलो जूल थी इनिशियली दोनों की मिला के, तो जब ये और पास हो जाएंगे अट्रैक्शन से तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर दोनों अट्रैक्शन मतलब लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन ना, फेवरेबल कंडीशन। बॉन्ड फॉर्मेशन बताओ, बॉन्ड फॉर्मेशन जब होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है, मतलब वहां एनर्जी रिलीज होगी या यूज करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्यों? अगर किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी यूज करनी होती है। किसी बॉन्ड को तोड़ना है तो एनर्जी यूज करनी होगी। अगर किसी के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी थोड़ी यूज करनी होगी, तो रिलीज होगी एनर्जी। जितना बॉन्ड एनर्जी, जितना इसका बॉन्ड एनर्जी होगा उतना रिलीज होगा। भाई एटम क्यों बनाते हैं बॉन्ड? ताकि वो स्टेबल हो जाए, इसलिए वो बॉन्ड बनाते हैं। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं ना अपन, ऐसे दिखाते हैं ना वो, इसके 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन होगा, Yes, ऐसे sir. बोलते हैं ना अपन। ऐसा क्यों करते हैं? यस सर। ताकि वो स्टेबलाइज हो जाए। बॉन्ड बनेगा उनके बीच में तो स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल का मतलब है उसकी एनर्जी कम है। मतलब पहले अलग अलग थे तो एनर्जी ज्यादा थी, बाद में जब उन्होंने आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो उनकी एनर्जी कम हो गई, मतलब स्टेबल हो गई। देख, जो भी, मान लो मेरे पास एनर्जी खूब है, मैं खेलने जाऊंगा, मैं खूब खेलूंगा, इधर उधर भागूंगा, एनर्जी ज्यादा है। और जब मुझे भूख लगेगी ना चुपचाप बैठ जाऊंगा, क्योंकि मेरी एनर्जी डाउन।
मतलब जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, ज्यादा। राइट। तो भाई एटम क्यों बनाते हैं बॉन्ड अपने आप, क्यों बनाएंगे बॉन्ड? तो अपन कहेंगे भैया वो स्टेबलाइज होने के लिए, उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अच्छा अच्छा, स्टेबलाइज होने का मतलब है कि उनकी एनर्जी कम होगी इनसे। हाँ, तो एनर्जी कम होगी इनसे, तो बाकी कहाँ गई एनर्जी? एक्सोथर्मिक रिलीज होगी एनर्जी। एक्सोथर्मिक फिनोमेना ऐसे तो लिखते हैं, दो रिएक्टेंट को ऐड करते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं और एनर्जी बता देते हैं, देखो एनर्जी रिलीज, उसी को तो कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो हमेशा अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगी और रिपल्शन से एनर्जी इंक्रीज होगी। रिपल्शन का मतलब हो गया, मुझे मान लो इन दोनों को दूर लेके जाना है, दूर लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, तब टर्म होगा। अगर दो अलग अलग चार्जेस हैं तो पास फेवरेबल कंडीशन है, वो अट्रैक्ट होंगे, एनर्जी रिलीज होगी, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर इन दोनों की एनर्जी 10 जूल्स थी तो दोनों पास आके अट्रैक्ट होने की वजह से जितना ज्यादा ये पास आएंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन, उतनी एनर्जी ये कम होती जाएगी, -8 -4 -2 इस टाइप से होता है। और अगर दो सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन का मतलब एनर्जी इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी रिपल्शन से। अब बहुत सारे कंसेप्ट फिजिक्स में होते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी रिपल्शन से बढ़ता है और अट्रैक्शन से कम होता है, लेकिन मैं फिजिक्स में जाना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि अपन फिजिक्स में जाएंगे फिर अपन सोचते रहेंगे पता नहीं क्या क्या करना है। तो अपन देखते हैं भाई, कभी भी अपन दो पॉजिटिव चार्ज को आपस में कोलाइड नहीं कर सकते, क्यों? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो तभी तो अपन बोल रहे थे न्यूक्लियस है, वो अल्फा पार्टिकल ऐसे आके ऐसे चला जाता था, क्यों? क्योंकि वो खुद पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम आयन होता है ना अल्फा पार्टिकल, वो खुद पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए तो कभी न्यूक्लियस से टकरा नहीं पाया। वही तो अपन पढ़ रहे हैं। चलो अच्छा देख, हमेशा अपन क्या करेंगे, मान ले अपन की ये गोल्ड फॉइल है। अब गोल्ड होगा तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड है भाई, अल्फा रेज बाकी तो स्ट्रेट पास हो जाते हैं। अपन उस अल्फा रेज को पढ़ते हैं जो एक आउट ऑफ 20,000 जो इससे पैरेलल यहां आता है, उसको पढ़ते हैं। इसके अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा तो कहेंगे एटॉमिक नंबर बता दो, बता देता हूं कि कितने प्रोटॉन है उसके अंदर। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है, तो ठीक है 79 प्रोटॉन है उसके अंदर। तो चार्ज कितना हुआ तो कह देंगे भाई एटॉमिक नंबर आपने बता दिया, जेड एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके ई चार्ज बता देता हूं, क्योंकि ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना प्रोटॉन का चार्ज होता है उतना इलेक्ट्रॉन का भी होता है, तो आप जेड ही लिख लो, हमें क्या पता। तो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये गोल्ड का न्यूक्लियस। अपन ने यहां से अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ भेजना शुरू किया। भाई जरूरी थोड़ी है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो जो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है इन दोनों में रिपल्शन होगा ही होगा, नहीं, वो तो डिपेंड करता है। भाई हो सकता है कि यहाँ इन दोनों में रिपल्शन है लेकिन यहाँ है तो रिपल्शन नहीं होगा, तो फिर अपन कहेंगे देखो भाई रिपल्शन यहाँ है, मतलब यहां से अगर रिपल्शन शुरू हो रहा है तो फिर यहां से जितना ज्यादा ये इसके पास जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि रिपल्शन जो, अगर ये रिपल्शन, इसमें कोई रिपल्शन नहीं है, इन दोनों में कोई कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मैं जीरो से कर लूंगा, क्योंकि जब रिपल्शन होगा तभी तो एनर्जी बढ़ेगी उसकी, उसी को पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ रेज को फेंका और बम्बार्ड किया, वो एक्सपेरिमेंट में। तो अपन ने कहा देख भाई ये अल्फा पार्टिकल बहुत दूर था, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल यहाँ पर है अपने पास, और अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है। जब अल्फा रेस को, अल्फा पार्टिकल मतलब हो गया हीलियम, जब ये यहां पर आता है यहां पर, तो यहां पर आने के बाद इन दोनों में रिपल्शन शुरू होता है, यहां पर तो देयर इज नो रिपल्शन, नो अट्रैक्शन और अट्रैक्शन। अब पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन ही होगा, अट्रैक्शन की बात भी नहीं करेंगे हम, तो कहेंगे देयर इज नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन, मतलब वहां पर तो वैसे भी अट्रैक्शन, तो वैसे तो नो रिपल्शन नो अट्रैक्शन। अपन क्या करेंगे, यहां पर आके
है ना, पॉइंट एट विच रिपल्शन स्टार्ट्स, विच रिपल्शन स्टार्ट। तो अपन कहेंगे भाई देखो रिपल्शन यहां पर स्टार्ट हुआ है, तो जैसे ही रिपल्शन अपन ने बॉम्बार्ड किया इसकी तरफ है अल्फा पार्टिकल, मतलब एक तरीके से अपन अल्फा पार्टिकल को इसकी तरफ फेंक रहे हैं, तो ये अल्फा पार्टिकल ऑब्वियसली बात है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से इसकी तरफ आ रहा होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई दोनों पॉजिटिव चार्ज, जैसे जैसे इनके बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा इस अल्फा पार्टिकल का स्पीड जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ये रिपेल कर रहा होगा इसको, वो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ 79 पॉजिटिव चार्ज है अगर गोल्ड फॉइल है तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, 2 प्रोटॉन होते हैं। अपन जैसे जैसे इसकी तरफ ये आ रहा होगा इसका वेलोसिटी कम होता जाएगा, वेलोसिटी कम होता जाएगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। अपन ने अज्यूम कर लिया कि मान लो इस पॉइंट पे आके वो रुक गया, so at which alpha particle stops, यहां पर स्टॉप हो, मतलब यहां पर मैक्सिमम रिपल्शन था उस अल्फा पार्टिकल, इससे ज्यादा आगे नहीं जा पाता। तो अपन कहेंगे देख भाई इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता अल्फा पार्टिकल उसके, क्यों, उसमें रिपल्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, दोनों पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे ठीक है इसको ऐसे करते हैं, ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, इस डिस्टेंस को आर नॉट बोल देता हूं, मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये अल्फा पार्टिकल इससे ज्यादा क्लोज नहीं जा सकता, तो आर नॉट को अपन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, आर नॉट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। Z2 is the atomic number, right ना, of foil। अब अपन जब एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो अपन कहेंगे कोई भी फॉइल हो सकता है, आपने कहा था वहां एल्यूमिनियम भी हो सकता है, वहां गोल्ड भी हो सकता है, वहां सिल्वर भी हो सकता है, तो अपन ने इसलिए फॉइल लिख दिया। यहां पर अल्फा पार्टिकल में अपन कहेंगे ठीक है इसमें भी मतलब अल्फा पार्टिकल के लिए अपन Z1 ले लेते हैं उसका चार्ज, एटॉमिक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, और चार्ज E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपन को पता है E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 2 प्रोटॉन हो गए और इसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन हो गया E, तो इसमें प्रोटॉन Z इसके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, Z2 उसके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब अपन को एक बात पता है कि जैसे जैसे ये यहां से इसकी तरफ मूव करेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, so as the alpha particle approach the gold foil, the foil, its velocity decreases due to repulsion, तो रिपल्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे उधर, एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, एंड दैट इज व्हाट वी सी। बोलो, एक डाउट है, बोलो सर अगर लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो फिर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में साथ कैसे रहते हैं? क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। सर पहले बोले कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और बाद हाँ, तो में मैंने कब बोला, प्रोटॉन्स, मैंने कब बोला कि ऐसा, तुमने न्यूक्लियस की बात की, पॉजिटिव चार्जेस फिर न्यूक्लियस में कैसे करते हैं वो अट्रैक्ट? क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। अगर कोई भी पार्टिकल चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर इस डिस्टेंस पे प्रेजेंट है या उससे कम, तो इररिस्पेक्टिव ऑन द चार्ज पार्टिकल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। इज दिस ड्यू टू ग्रेविटेशन उन दोनों के बीच का? ग्रेविटेशनल का रूल हो ही नहीं सकता ना एटम, दिस इज इक्वल टू 1 फर्मी। अगर कोई भी पार्टिकल 1 फर्मी या उससे कम डिस्टेंस पे है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस, उस पे पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, उनमें सिर्फ अट्रैक्शन। अब इसलिए मैंने आपसे कहा कि अट्रैक्शन है, तो मैंने आपको बता दिया, वो थोड़ी काफी बहुत सारी चीजें बता, मतलब अभी मैं बोलना नहीं चाहता, क्यों बोलना था,
इसलिए मैंने कहा, तुमने पूछा मैंने बता दिया में अट्रैक्शन। हाँ ये जरूर है कि दिमाग में एक शौक लग गया कि यार प्रोटॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, हाँ न्यूक्लियस में करता है। अभी तो आप ये भी पढ़ोगे ना कि न्यूक्लियस के अंदर जैसे आप कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में 2 होता है, 8 होता है, 18 होता है, ऐसे लिखते हो ना। प्रोटॉन सर। ऐसे शेल में होता है न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन भी ऐसे शेल्स में होता है न्यूक्लियस के अंदर है। अभी न्यूक्लियस इतना छोटा है तो अपन उसमें नहीं पढ़ने वाले। तो अगर 1 परमी से कम डिस्टेंस पे है कोई भी पार्टिकल तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज उनमें हमेशा अट्रैक्शन होता है। दैट इज, इसलिए मैंने कहा था ना वो फिजिक्स वाले पार्ट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, वो फिजिक्स वाला पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स का, मुझे नहीं करना। क्योंकि उस फिजिक्स वाला पार्ट का मतलब है जितना बोलोगे उतना क्यूरियोसिटी आएगी कि हमको ये भी बताओ, हमको ये भी बताओ। अब वो क्यूरियोसिटी इतना खतरनाक है ना कि उसमें फिर मैं ये सब अपना काम छोड़ दूंगा, उधर चल दूंगा। तुम जो कहोगे बताओ, बताते जाओ, बताते, उस क्यूरियोसिटी का कोई एंड नहीं है ना। इसलिए मैं उसको बोलना ही नहीं चाहता कि प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस में आपस में मतलब कैसे रह पाते हैं, क्योंकि उनमें अट्रैक्शन होता है। दे आर डिस्टेंस लेस देन 1 फॉर। इसलिए चलो ठीक है, वो भी अपन कभी पढ़ेंगे। सो अपन कहेंगे रिपल्शन एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब है जैसे जैसे यहां से, जैसे अपन कहते हैं ना कि अपने पास एक बुक है, मान लो कोई बुक है, अपन इसको छोड़ दें तो नीचे जाके इसकी काइनेटिक एनर्जी जैसे ही नीचे गिरेगा ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। वो जहां गिरा बुक वहां पर थोड़ा हीट अप हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी से दैट कि अच्छा जितना ऊपर से वाटरफॉल में वाटरफॉल करेगा नीचे उतना ही ज्यादा गर्म पानी होगा। वाटरफॉल का पानी गर्म होता है। द रीजन इज क्योंकि जितना ऊपर से वो फॉल करेगा उतनी ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगा। मतलब स्पीड जो है, जो काइनेटिक एनर्जी यहां पर थी, जो काइनेटिक एनर्जी यहां से यहां जाने से कम हो रही है ना, वो किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल। तो यहां पर जब जस्ट रिपल्शन शुरू हुआ था तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा रही होगी, यहां बहुत स्पीड रहा होगा, और जैसे जैसे इसकी तरफ आया इसकी वेलोसिटी और यहां पे रुक गया। तो रुक गया मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल। मतलब यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी अगर लिखूंगा मैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ। और पोटेंशियल एनर्जी अपन कहेंगे अभी तो रिपल्शन शुरू हुआ है, इट इज नियरली 0, जस्ट शुरू। और यहां पर अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि आगे रुक गया है, और पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम, राइट? तो विल से दैट द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, बिल्कुल अगर ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी तो ज्यादा रिपल्शन होगा, ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो अपन कहेंगे ठीक है ना सर, यहां पर जो टोटल एनर्जी थी इसके पास वो सारी की सारी यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यही तो बोल रहे हो आप कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, वो सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यस दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई कर दो। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होती है, तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल राइट दैट कि भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली टोटल ले लो, और बाद में आप लिख लो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली कितना हो गया वो बता दो। तो अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी शुरू में क्या था? हाफ mv²। ये कितना था? ये हो गया। ये मास किसका लेना है? अल्फा पार्टिकल का। वेलोसिटी किसकी है? अल्फा पार्टिकल की, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी है? अल्फा पार्टिकल। ये 0 है। बाद में क्या हो जाएगा? तो अपन कहेंगे बाद में काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पर इस पे चार्ज कितना हो गया? Z1e। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, चलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? mg। पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, इनटू डिस्टेंस लिखा था अपन पोटेंशियल एनर्जी को। फोर्स क्या होता है? बिटवीन द टू चार्जेस अपन ने लिखा था फोर्स,
लास्ट टाइम बताया था मैंने, K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर लिखा था ना अपन ने फोर्स। तो Yes, अपन क्या sir. करते हैं, यहाँ पर फोर्स लिख लेते हैं भाई, कितना फोर्स होगा वो देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर फोर्स क्या लिखेंगे अपन, तो फोर्स लिख लेता हूँ कितना, K इंटू Q1 कितना है इसका चार्ज Z1 इंटू E, और Q2 कितना है Z2 इंटू E, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है R0 का स्क्वायर। और ये डिस्टेंस कितना लेना होता है अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये तो था फोर्स और ये हो गया डिस्टेंस। कितना आया काइनेटिक एनर्जी अपने पास, K इंटू Z1 E इंटू Z2 E डिवाइडेड बाय R। लो भाई काइनेटिक इधर लिख देता हूं, K इंटू Z1 E इंटू Z2 E डिवाइडेड बाय R, ये अपने पास एनर्जी आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि अपने पास ये तो अपन ने सिर्फ कैलकुलेशन किया था पोटेंशियल एनर्जी का, वो है ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन जो अपन ने कैलकुलेट किया। अब अपन क्या करेंगे, यहां से अपन को एक बात पता चल गया कि हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू K Z1E इंटू Z2E डिवाइडेड बाय R, ये पता चल गया। दिस विल बी द इक्वेशन। अब इससे क्या मतलब, फायदा क्या है ये सब कैलकुलेट करने से, हम ये सब कर क्यों रहे हैं, तो अपन कहेंगे देख हमें इस इक्वेशन को देख के एक बात पता चल रही है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से ये अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ जाएगा उतना ज्यादा इसके क्लोज्ड अल्फा पार्टिकल जा सकता है। मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि मुझे किसी चीज पे बॉल फेंकनी है किसी के पास, तो जितना ज्यादा जोर से फेंकूंगा, गोल्फ बॉल में जितना जोर से हिट करूंगा या क्रिकेट में बैट से जितना जोर से हिट करूंगा मेरी बॉल उतनी दूर जाने वाली। और अगर किसी पॉइंट तक बॉल को पहुंचाना है तो अपन कहेंगे जितना जोर से उसको हिट करोगे उतना ज्यादा उस पॉइंट के पास जाएगा। मतलब अगर ये वेलोसिटी ज्यादा हुई तो ये वैल्यू छोटी होगी, मतलब ये न्यूक्लियस पे ज्यादा पास तक जा सकता है अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा। देख लेते हैं, अगर अपन इसमें चेक करें, इस वाले इक्वेशन में लिखा हुआ है अपने सामने, तो R0 और V के अलावा बाकी सब कांस्टेंट। देखो m अल्फा अपन को पता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 AMU, मतलब 1.66 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 27 kg हो जाएगा। और V स्क्वायर मुझे चाहिए, K का वैल्यू अपन को पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Z1 अल्फा पार्टिकल है 2 होगा, E अपन को पता है क्या होता है, स्क्वायर कर देता हूं, Z2 तो इससे पता चल जाएगा अपन को, तो Z1 पता है मुझे, Z2 पता है मुझे, वो इससे पता चल जाएगा किस फाइल को ले लेगा। E स्क्वायर तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है मुझे पता है, और ये E स्क्वायर लिख भी देता हूं, 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्स होगा, इसको स्क्वायर करना है अपन को, ये भी आ गया, मतलब और ये 2 हो जाएगा, और ये अगर गोल्ड है तो 79 हो जाएगा। तो ये और यही तो बचा अपने पास, बाकी सब तो कांस्टेंट। मतलब वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0। अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा तो R0 का वैल्यू छोटा होगा, अगर इसका वैल्यू कम होगा तो R0 का वैल्यू ज्यादा होगा। मतलब अगर वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा है तो ये ज्यादा पास जाएगा तो R0 का वैल्यू छोटा होगा, और अगर वेलोसिटी का वैल्यू कम है तो ये ज्यादा पास नहीं जा पाएगा तो R0 का वैल्यू बढ़ जाएगा। दैट इज, तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम था, क्वेश्चन फ्रेम करोगे आप, बस ये पूछोगे आपकी बताओ वेलोसिटी या R0 दोनों में से कोई एक पार्ट दे दोगे, बाकी सब तो कांस्टेंट है, दूसरे पार्ट को कैलकुलेट करवा लोगे, बिल्कुल वही करेंगे। तो ये बस कि भाई देखो काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास तक जा सकता है, अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास नहीं जा सकता। ये एक एप्लीकेशन था जो अपन पढ़ सकते। तो दैट इज व्हिच इज, मैंने आपको सब्स्टिट्यूट करके भी दिखा दिया क्या। तो ठीक है, इसमें मतलब अपन चेक कर सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट था, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी v स्क्वायर, अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, v स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R0 ऐसे लिख, प्रोपोर्शनलिटी ले लिया मैंने कांस्टेंट की। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं
v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर। अगर मैं वेलोसिटी एक वैल्यू गिवन है, मान लो मेरे पास वेलोसिटी पहले 4 मीटर पर सेकंड था, तो 4 हो जाएगा। तो बताओ कितना वेलोसिटी करें r से, तो वो ये r नॉट, इसको v1 लिया तो इसको r1 ले लेगा, इसको v2 लिया तो इसको r2 ले लेगा। तो अगर मुझे एक वेलोसिटी गिवन है और आपने अगर वेलोसिटी में चेंज किया तो रेडियस में कितना चेंज आएगा वो मैं बता सकता हूँ, वो डिस्टेंस में कितना चेंज आएगा मैं बता सकता हूँ। ये मेरे ख्याल से सबको पता है व्हाट आई एम राइटिंग, इतना इक्वेशन तो बन सकता है, और नहीं है तो बता। तो वो एक इक्वेशन अपन को पता रहेगा कि अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो आर नॉट छोटा होगा, अगर उसको इधर आने की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये ज्यादा पास आ पाएगा, तो आर नॉट। ठीक है, अब अगर मान लो मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, इससे ये तो लिख ही लो आप, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं और उस क्वेश्चन में अगर मैं कुछ कैलकुलेशन बोलता हूं तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो मैं जरा मतलब उससे मैं काफी चीजें थोड़ा कैलकुलेशन भी चेक कर लूंगा आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, मैंने वैल्यूज वगैरह सब आपको लिख के बताया, और उस क्वेश्चन में सपोज मेरे पास गिवन है, अपन ऐसे एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब जैसे ये बना हुआ है, मैं कोई दूसरा आइटम ले लेता हूं। मैंने आपसे पूछा विद व्हाट वेलोसिटी should alpha particle approach to the copper nucleus, Cu लिखा है copper, so that it reaches at a distance of 10 to the power of minus 13 centimeters. बताओ कितना वेलोसिटी से इस अल्फा पार्टिकल को इस तरफ फेंका जाए कि ये 10 to the power of minus 13 सेंटीमीटर तक पास आ जाए। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, अभी आपने कॉपर न्यूक्लियस ले लिया तो Z2 हो गया 29। कॉपर के लिए Z का वैल्यू कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर हो जाएगा 29 और एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम तो वही रहेगा 2। अब एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज, वो दे दिया हमको क्वेश्चन में, सपोज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज 20, ये अपन को गिवन, और के का वैल्यू भी अपन को गिवन 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। वैसे तो सब कुछ तो लिखा है उसमें, आप कुछ ना भी दो तब भी हम कर लेंगे। बताओ भाई कितना होगा वेलोसिटी, उसमें क्या है, आर आपने वेलोसिटी पूछा है, आर नॉट मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, मेरा आंसर आ गया, सब कुछ तो लिख रखा है आपने। Z1 पता है मुझे, Z2 पता है मुझे, सब तो पता है। अब सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करके दिखाओ कितना आया आपका V का वैल्यू।
हो गया? सर 2 मिनट। ठीक है। सर आपका माइक। सर अनम्यूट। तो यस सर। 1/2 into alpha particle ना 4 into 1.66 10 to the power of -27 kg इंटू 20 into कैलकुलेट करना था और 9 into 10 to the power of 9 हो गया। तो 15 Multiply by पॉइंट समथिंग आ रहा है। Z1 is 4 and Z1 is 2 2 and 29 Z2 is 29 and 1.602 into 10 to the power of -19 सो उस 1.6 कैलकुलेट किया 1.6 लेके 10 to the power of -50। सर 13। ये तो 2 हो गया, ये 2 गया। सर वो -13 है ना? कौन सा 13 है? सर आपने अपॉन में -1 वो -15 लिया है 10 की पावर। हाँ तो वही तो दिया मैंने क्वेश्चन में। सर 13। सर 13 दिया है आपने। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे 13 दिया। हो? 13 थोड़ी दिया होगा मैंने। सर 13। हाँ 13 सर दिया है? 10 टू पावर -13 दिया। तो 13 देना चाहिए, मतलब लिखूं या क्या लिखूं बताओ? 16 into 16 is 256 2.56 बताओ। -38 डिवाइड बाय नीचे लेके आऊंगा 10 की पावर -15 into 1.66 into 10 की पावर -27 जरा 27 और 15 इधर नीचे आएगा, ऐसे 27 और 15 इधर आएगा, 38 हुआ है। तो 27 प्लस 15 9 को भी नीचे लेकर 9, तो ये कितना हो जाएगा? 5 12 और 9 1 2 कैरी ना, तो 51 हो गया। 51 में से 38 माइनस तो 3 हो गया, 4 1 13 बचा। बस सब कुछ गायब, 13 बचेगा। 10 के पास 13 बचा मेरे पास ऊपर। हाँ बोलो क्या गिवन है अपन को? 15 गिवन है 13 गिवन है? सर 13 गिवन है। हाँ तो वो -13 है। बाकी सारा का सारा एमकेएस यूज कर रहे हो, ये नहीं देख रहे? -13 है। हाँ तो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर है और मैं एमकेएस यूनिट यूज कर रहा हूँ, ये सारे के सारे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, और एमकेएस में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -15 नहीं लिखोगे मीटर्स? बोलो यस सर। लिखेंगे ना? नहीं किया? हाँ किसी ने किया था? यस सर। -15 कोई था जिसने किया था उसको 10 की पावर माइनस? जब सब कुछ सामने लिखा हुआ तो कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए दिया था, इसी के लिए। मुझे पता है ना, अपन सोते सोते बिल्कुल ऐसे ना, ठीक है ना, सर को सॉल्व करना है, हमें थोड़ी सॉल्व करना है। तो बताओ, उसी के लिए तो मैंने सॉल्व करने के लिए दिया था तुमको, इसलिए मैं उसमें आराम से वेट कर रहा था कि वही तो, उसी की वजह से तो मैंने क्वेश्चन दिया तुम्हें कि यार एक बार मतलब न्यूक्लियस ऑफ कॉपर है, चलो अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ भेजते हैं, तो कितने स्पीड से भेजें कि वो 10 की पावर -13 सेंटीमीटर पहुंचे, मतलब 10 की पावर -15 मीटर्स। तो एनकेस लेना पड़ेगा ना, सारे यूनिट एक जैसे लेने होते हैं ना। पक्का? अभी कोई डाउट नहीं किसी को? सर वो Z1 के इधर 2 क्यों लिखा, मतलब वो नहीं समझा वो क्या है? ये वाला? हाँ सर। ये
Z1 जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, हीलियम है, और Z2 जो है वो एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर है। उसमें कॉपर है, इधर गोल्ड था, मतलब कि वो कॉइल है। ओके सर, ओके। हाँ, तो अपने पास क्या बचा हुआ है वो देखते हैं। 9 इंटू 29 इंटू 2.56 इंटू 10 की पावर 30, ये v स्क्वायर है। डिवाइड बाय कुछ बचा हुआ है, 1.66 बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ, इसको, ये बड़ा है वो छोटा होगा 1.55। 9 इंटू 29 इंटू 1.55, 10 टू द पावर ऑफ 13 बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास। तो 9 3 जा 27, 27 इंटू 1.39 जा 27, तो 3 करता तो 270 होता। 270 से एक 9 माइनस कर देता हूँ, तो 270 से एक 9 माइनस करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास? 261। 261 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1.55 से, 1.55 मतलब 269 का 1.55, 26 मतलब 30, 261 130, तो मेरे पास आया कितना आएगा मेरे पास? 1.5 टाइम्स 1 9 391, तो 391 मतलब अब इसमें 0.5 और जाना है, तो 0.5 का मतलब इसका आधा कितना होगा? इसका आधा हो जाएगा 60, मतलब 6 और ऐड कर दो। 6 ऐड करूंगा तो अराउंड 400 ही तो आ रहा है, तो चलो ना 400 के आसपास करते हैं इसको। 400 इंटू ये मेरे पास सारा मल्टीप्लिकेशन 400 के आसपास आ रहा है, 13 है, तो 40 इंटू 10 की पावर 14 कर लेता हूँ ना। ये मीटर पर सेकंड आ रहा है, वेलोसिटी स्क्वायर है अभी अपने पास है, ये v स्क्वायर चल रहा है। अब v कैलकुलेट कर लेते हैं, तो v मतलब अब इसको रूट ले लेते हैं, रूट लेंगे तो 10 की सर पावर उसको 400 रख के 20 कर सकते हैं ना? को 40 ज्यादा इजी है ना, 6 6 या 36 अच्छा और 7 7 अच्छा। 49, तो 6.3 लिखते हैं ना, ये ले ओके, ये ज्यादा इजी है ना। सर एक बार एम का पता होगा क्या? क्या बताना है मुझे, बताओ एम एम कैसा कैसा है? बताओ, हीलियम का मास कितना होता है ये बताओ। 2 अबे 2 नहीं 4 होता। 4 4 हाँ, तो एटॉमिक मास क्या, हीलियम अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है, तो मास ऑफ हीलियम एटम, हीलियम एटम होता है 4 AMU, 4 ग्राम नहीं होता। 4 ग्राम तो एक मोल अल्फा पार्टिकल थोड़ी भेज रहा है इधर, एक अल्फा पार्टिकल भेज रहा है, तो 4 AMU। अब इसको केजी में लेना है, AMU को यूनिट थोड़ी होता है MKS या CGS, तो बताओ एक AMU 1 AMU कितना होता है? 1.6। तो 4 AMU हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27, ले लीजिए वो है। हाँ सर। अब बताओ, किसी को डाउट है तो बोलो, भाई डाउट आपको बताना सर पड़ेगा। लास्ट का कैलकुलेशन में वो 40 इंटू 10⁻14 के बाद 6.3 इंटू वो वाला नहीं समझा कौन सा 6.23? सर लास्ट वाला 6.3 इंटू नहीं नहीं, ये 10⁻7। वाला कैलकुलेशन आप अपने आप कर लो, मैंने तो अपना कैलकुलेशन किया फटा। भाई ये कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, वो तो मैं ऐसे करता हूं कि मैंने इसको 9, अगर ये 10 होता तो 290 आता ना, यस सर। तो मैंने इसको 30 बना लिया था, तो 3 9 जा 27, उसको थोड़ा कम कर देता हूं, तो ये ऑलमोस्ट 400 मैंने राउंड ऑफ करके किया सब। अगर कैलकुलेटर से करें अपन, एग्जैक्ट कैलकुलेटर से, मेरा आंसर 10 की पावर 7 तो आएगा। ये वैल्यू मेरी 5 मतलब 6 से लेके 7 के बीच में आ जाएगी, अगर कैलकुलेटर से करेंगे तो वो अपन कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से आप कर लो, हो सकता है मैंने मतलब थोड़ा और स्पीड से कर लिया हो, तो आप वो कैलकुलेट अपने आप करो, तो धीरे धीरे सीख भी जाओगे देखते देखते। तो मेरा कैलकुलेशन आप अपने आप कर लो, ऐसे कोई प्रॉब्लम, अपना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो आप आराम से बैठ के। मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूंगा कैसे कि 29 इंटू 9 करता हूँ, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी और 9 मतलब 9 टू जा 18 और 8 27, लो उतना ही आया, 270 ले रहा था मैं।
तो वो मेरा अपने कैलकुलेशन हैं फटाफट वाले, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो वो आप कैलकुलेशन सीखो अपने आप, मैंने आपको बताया भी है कि भाई कैलकुलेशन आप सीखो, बहुत जरूरी है बेटा। कैलकुलेशन में अगर आप मिस्टेक करोगे तो गड़बड़ होगा, और ऐसे शॉर्टकट मेरे उससे सीखोगे ना तो तुम पता क्या करोगे, यहीं से शॉर्टकट मारना शुरू कर दोगे और वो गलत हो जाएगा। जबकि मैं शॉर्टकट कहाँ जाता हूँ, बिल्कुल लास्ट में जाके शॉर्टकट करता हूँ, तभी वो ठीक रहेगा। अगर आप शुरू से शॉर्टकट मारोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो पहले प्रैक्टिस, उसके बाद शॉर्टकट। धीरे धीरे आप देखोगे तो मैं खुद भी कैलकुलेशन करूंगा, जहां भी तुमको लगेगा कि यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाओ अच्छा, तो फिर मैं करके दिखाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका रदरफोर्ड मॉडल का एक एक्सपेरिमेंट था। इसके अलावा इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है कॉपर की जगह, जैसे अपन ने गोल्ड की जगह कॉपर ले लिया, कॉपर की जगह सिल्वर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को। अब चेक करेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को, तो अपन ऐसे चेक कर लेते हैं। अगर अपने पास टाइम चेक कर लो तो क्लास का टाइम तो हो गया, तो अपन यही रुक जाते हैं आज। नेक्स्ट टाइम फिर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चेक। तो दैट इज ऑल इन दिस क्लास, अपन रुक जाते हैं। थैंक यू सर। ओके, Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir.